हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के सेकेंड एक्सरसाइज 1.2 जो है उसके इंट्रोडक्शन पे, जो कि आपके मैथमेटिक्स बुक्स एनसीईआरटी मैथमेटिक्स बुक्स से बिलोंग करता है। इसके इंट्रोडक्शन में हमें मेनली समझना किस चीज के बारे में है, वो है हमारा इरेशनल नंबर्स। तो स्टूडेंट्स, इसको जानने से पहले थोड़ा सा एक चीज बताइए। अभी तक हमने रैशनल नंबर्स जाने हैं, तो रैशनल नंबर्स में जितने भी बाकी सारे नंबर्स थे सभी इंक्लूडेड हो गए थे। तो कुछ ऐसे भी नंबर्स हो सकते हैं ना जिसको हम रैशनल नंबर्स की तरह नहीं लिख सकते हैं। जैसे कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। रैशनल नंबर्स हैं तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, रैशनल नंबर नहीं होंगे तो उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। तो ऐसे नंबर जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं उन्हीं नंबर्स को हम लोग कहते हैं इरेशनल नंबर्स। समझ में आ रहा है? इन्हीं नंबर्स को हम लोग कहते हैं तो क्या हम इसके डेफिनेशन को इस तरह से लिख सकते हैं? अ नंबर which cannot be expressed in the form of P by Q are known as R नहीं, क्योंकि ये लिखे तो is known as irrational नंबर्स। तो अब कैसे नंबर्स होंगे जिनको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते? तो कहोगे आप कि लगभग तो नंबर्स को हम लिख सकते हैं। तो क्या हम √2 को लिख सकते हैं पी वाई क्यू के फॉर्म में? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि √2 जो है इसका कोई ये इंटीजर होगा ही नहीं। अगर इसके नीचे 1 लगा दो आप, क्यू तो इंटीजर मिल गया आपको, लेकिन क्या ऊपर इंटीजर मिला है? √2 क्या इंटीजर है? नहीं है, इसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे। उसी तरह √3 है, √5 है, √7 है, √6 है, √8 है, और इस तरह से बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इरेशनल नंबर्स। तो अब बात आएगी कि कैसे नंबर्स होंगे, कैसे जानेंगे कि ये इरेशनल्स हैं, और किस तरह से समझेंगे कि इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो देखिए, इरेशनल्स होने के लिए सबसे पहला रूल है द स्क्वायर रूट। देखिए, रूल्स में नहीं, कुछ पॉइंट्स है जिनको आप याद रख सकते हैं। अगर स्क्वायर रूट के अंदर प्राइम्स हो तो इरेशनल होंगे, ठीक है। या स्क्वायर रूट के अंदर नॉन परफेक्ट या नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स हो, स्क्वायर रूट के अंदर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स हो, तब पर भी क्या होंगे? इरेशनल्स होंगे, ठीक है। तो ये कैसे समझेंगे? ये इसका एक एग्जांपल लेते हैं। तो देखो, √2 लेते हैं, तो 2 क्या है? हमारा प्राइम नंबर है, और √2 के अंदर ले लिए तो ये इरेशनल हो गया। उसी तरह √3 ले लिए, ये भी प्राइम है, तो ये इसका एग्जांपल्स हो जाएगा ना। √5, √7, √11 एंड सो ऑन, ये सारे इरेशनल आएंगे। उसी तरह अगर हम इसके लिए एग्जांपल्स की बात करें तो देखो, अगर 4 कहेंगे तो 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो वो कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं लिखना है, हमें नॉट परफेक्ट स्क्वायर लेना है। तो 6 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, बट प्राइम भी नहीं है, तो ये हमारा इरेशनल है। √8, √9 नहीं होगा, 9 इज अ स्क्वायर ऑफ 3, इसलिए वो परफेक्ट स्क्वायर है। उसी तरह √10 भी होगा, √12 भी होगा, √14 भी होगा, एंड सो ऑन। ये सारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। समझ में आए? अब तो इरेशनल्स आप बेटर समझ गए होंगे, और इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे कि कैसे नंबर्स को हम इरेशनल नंबर्स कहते हैं। और क्योंकि इस चीज का यूज आपको फर्दर क्लासेस में करने, यानी कि 10th क्लास में तो एकदम करना ही करना है, ठीक है।
अब मेन जो इसके टॉपिक पे इस एक्सरसाइज के लिए जो जानना है वो जानना है इन इरेशनल नंबर्स को लोकेट करना है नंबर लाइन पे। ठीक है, समझ में आया? तो इससे पहले हम थोड़ा सा जान लें, इरेशनल के बाद एक चीज और आ गई हमारे पास, एक नया नाम वो आ गया, हेडिंग आ गई या टॉपिक कह सकते हो, वो है हमारा रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स इज अ बिग फैमिली विच contains all the numbers. You may call all the irrationals and rationals. All the rationals and irrationals both together called a real numbers. तो कह सकते हो all rational numbers and all irrational numbers are together called रियल नंबर्स। समझ में आया बात? इन सबको जब हम एक साथ कह देते हैं तो रियल नंबर्स कह देते हैं। और रियल नंबर्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, या डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अब एक चीज और जान लीजिए, ये तो हो गई डिनोशन ऑफ रेशनल नंबर की, रियल नंबर की। उसी तरह अगर हम बात करें बाकी भी नंबर्स थे, उन सभी नंबर्स को कुछ लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे नेचुरल नंबर को कैपिटल एन से, उसके बाद होल नंबर, तो कैपिटल डब्ल्यू से, उसके बाद इंटीजर्स जेड से, उसके बाद रेशनल नंबर्स क्यू से, और लास्ट में जो है हमारा इरेशनल नंबर्स। इसको टी से। एक्चुअली ये थोड़ा बहुत आपको जानते रहना चाहिए, और ये आपको फर्दर जो है क्लास 11th में, क्योंकि आप थोड़ा सा इसको जोड़ के चलने में मजा आता है। जब क्लास 11th में आप जाएंगे तो फर्स्ट चैप्टर सेट है, उसमें इन सब वर्ड्स के थ्रू ही आपको इन सब चीजों को जानना पड़ेगा। जैसे नेचुरल नंबर के लिए आपको हमेशा कैपिटल एन लिखा हुआ हर जगह मिलेगा, तो इस तरह की जानकारी आपको रखनी होगी। चलिए, इसको आप पहले पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल का तो आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है। रेशनल्स को आप नंबर लाइन पे बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट करना जानते हो। अभी हम लोग इरेशनल को करेंगे। जैसे रूट टू को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पे, तो पहले आप एक रफ डायग्राम देख लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा कंपास के हेल्प से भी कि कैसे हेल्प वो करेंगे। तो सबसे पहले आप एक लाइन खींच लेंगे। लाइन समझ रहे हैं ना, दोनों तरफ एरो होना चाहिए। ठीक है, लाइन खींच लिए। एक जगह आप लोकेट कर दीजिए, 0 को कर दिए। अपनी मर्जी से एक पॉइंट ले लीजिए ए, और OA को कह दीजिए 1 यूनिट। ठीक है, OA का लेंथ कितना हो गया, 1 यूनिट। अपनी मर्जी से कहीं भी आप ले सकते हो इसको, 1 यूनिट। ए पे क्या करना है आपको, एक परपेंडिकुलर खींचना है। ठीक है, एक परपेंडिकुलर लाइन खींचना है। परपेंडिकुलर आप कंपास या प्रोटेक्टर दोनों के हेल्प से खींच सकते हैं। परपेंडिकुलर खींच लिए, तो जितना OA का लेंथ था 1 यूनिट, उतना ही A और B ले लीजिए। ये भी कितना होगा, 1 यूनिट। इसको आप नाप के काट सकते हैं ना कंपास के हेल्प से। मान लो यहाँ पॉइंट मिला हो, अब O और B को आप मिला देंगे, स्केल के हेल्प से मिला दिया हमने। अब देखिए, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, ये कितना होगा, ये वाला लाइन आप ध्यान से देख लो। ये क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, ये हाइपोटेन्यूस, ये बेस, ये परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है,
परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दैट मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 2. सो h इक्वल टू रूट अंडर 2. तो ये हमें रिप्रेजेंट करेगा रूट 2 यूनिट को करेगा. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास का निडल रखेंगे, पेंसिल को यहाँ रखेंगे और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करेंगे और जहां ये टच करेगा ना इस लाइन को, यही होगा रूट 2. क्लियर है? ये मिल गया हमें रूट 2. तो इसको हम लोग थोड़ा सा कंपास के हेल्प से भी देख लेते हैं. ठीक है, कंपास से हेल्प से देखने के लिए 1 मिनट आप कुछ वेट नहीं करना है. क्या है, कंपास तो सामने है ही, हम लोग अभी इसका रिप्रेजेंटेशन देखते हैं. चलिए, अब पहले क्या कीजिए, आप इसको आप लाइनिंग कर लेंगे. एक लाइन खींच लीजिए. हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया है ना. इसको क्या करते हैं हम लोग, दोनों तरफ एक एरो लगा दिए. एक पॉइंट को हमने ओ रिप्रेजेंट किया और एक पॉइंट को हमने ए रिप्रेजेंट किया और ओ ए को कह दिया 1 यूनिट. क्लियर है? अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये 1 यूनिट जितना हमने लिया है, पहले तो यहाँ एक 90 डिग्री एंगल बनाइए. आप 90 डिग्री के लिए प्रोटेक्टर का भी यूज कर सकते हैं. एक्चुअली जहाँ पे मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस जगह तो प्रोटेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो कोई बात नहीं है. आप सिंपली क्या करेंगे, आप 90 डिग्री यहाँ ड्रॉ करेंगे. ठीक है, 90 डिग्री कैसे ड्रॉ करते हैं तो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ. मान लो कि ये लाइन आपका 90 डिग्री का आएगा. कैसे ड्रॉ करते हैं तो आपको मालूम है. सिंपली आप यहाँ से एक आर्क ऐसे आर्क खींच लेंगे. सॉरी, इसीलिए मैं इससे नहीं कर रहा था, ये स्लिप कर जा रहा है. चलो कोई नहीं. सिंपली आर्क ड्रॉ करने के बाद आपका जो है एक आर्क यहाँ 60 डिग्री करता है, फिर ये 120 और फिर यहीं से आप इसको काटते हैं, फिर यहीं से यहाँ इसको. ठीक है, और ये आपको मिला के 90 डिग्री मिल जाता है. क्लियर है? अब देखो 90 डिग्री तो ये मिला, कोई बात नहीं. हमको चाहिए ओ ए के लेंथ का 1 यूनिट जो इतना इधर था. ऐसे देखो, कंपास के निडल को आप यहाँ रखना और पेंसिल के निडल को यहाँ. नाप लिया हमने, 1 यूनिट हुआ ना. अब इसको छोटा बड़ा नहीं करेंगे, इसको आप यहाँ रखेंगे और इसको कट करेंगे. ठीक है, ये पॉइंट मिला हमें, यहाँ पॉइंट मिल गया. यहाँ जो पॉइंट मिला है इसको आप ओ से मिला देंगे, इसका बी नाम दे दीजिए और ओ से मिला दीजिए. मिला दिए. तो ये 1 यूनिट हुआ, ये भी हमारा 1 यूनिट था, तो ये कितना होगा, रूट 2 यूनिट होगा. अभी जस्ट हमने देखा है उधर. तो अब क्या करना है आपको, निडल को रखना है ओ पे और पेंसिल को ले जाना है बी पे. कर लिया हमने. अब यहां से क्या कीजिए, एक डॉट लाइन से आर्क खींचिए जो प्रीवियस लाइन को टच करे. जो लाइन था ना पहले हमारा, उसको ये टच करे. जहां ये टच करेगा ना वही पॉइंट हमारा होगा रूट 2. तो देखो रूट 2 को यहाँ पे एक फंडा आता है क्लियर, कि अगर आपको रूट 2 को लोकेट करना है तो रूट अंडर 2 - 1 को लोकेट, यानी कि 1 को लोकेट करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसी तरह इरेशनल नंबर्स में अगर हमें अब रूट 3 को रिप्रेजेंट अगर करना होगा, रूट 3 को, तो सबसे पहले हमें रूट अंडर 3 - 1 को रिप्रेजेंट कर लेना होगा, यानी रूट 2 को रिप्रेजेंट कर लेना होगा. तो ये कहता है इफ वी हैव टू रिप्रेजेंट रूट अंडर n, then we must आप नहीं कहो, we have to represent
और लोकेट भी कह सकते हो, इसको लोकेट भी कहेंगे। लोकेट रूट अंडर n-1 फर्स्ट, ठीक है, इसको पहले करना होगा। चलो रूट 3 का भी हम थोड़ा समझ लें, अच्छा रहेगा। आप बना सकते हो ऐसे। मान लो रूट 3 को रिप्रेजेंट करना है, तो रूट 3 को रिप्रेजेंट दो तरीके से आप कर सकते हो। दोनों तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आप एक लाइन ड्रॉ कर लो, वैसे ही 0 ले लो, एक यूनिट आपने यहाँ ए ले लिया। अब यहाँ पे एक परपेंडिकुलर खींच लिया, ओ ए के इक्वल में आपने ओ बी ले लिया, ए बी ले लिया, इसको मिला दिया, तो ये हमारा रूट 2 मिल गया। ये 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था। अब यहाँ से नाप के आपने क्या किया, यहाँ पे लोकेट कर दिया ऐसे डॉट करके, यहाँ की ये रूट 2 मिल गया ना। तो आप क्या करेंगे, अब ये रूट 2 मिल गया है, हमको रूट 3 चाहिए, तो क्या करेंगे, रूट 2 पे एक यूनिट, समझ में आ रहा है, एक यूनिट पहले तो यहाँ परपेंडिकुलर खींच लेंगे, यहाँ परपेंडिकुलर खींच लीजिए, और जितना ओ ए था उतना ही यहाँ इसका नाम सी दे दीजिए, सी और डी ड्रॉ कर लीजिए, कट कर लीजिए सेम लेंथ का, एक यूनिट का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ ओसी कितना हो गया, यहाँ से यहाँ ओसी रूट 2 था ना, ये रूट 2 था ना। अरे देखो आप, यहाँ से यहाँ रेडियस लेके जब हम इसको एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ये रेडियस का काम करेगा ओ बी, वैसे ही ओ सी भी रेडियस होगा कि नहीं। इधर भी करेंगे तो कोई भी नाम ले ले, वो भी रेडियस, इधर भी रेडियस ही रहेगा, तो रेडियस हमेशा इक्वल रहता है। तो ये रूट 2, तो यहाँ से यहाँ रूट 2, और ओ ए 1 यूनिट था, तो ये कितना हो गया, 1 यूनिट। अब क्या कीजिए, ओ और डी को मिला दीजिए, ओ डी को मिला दिया हमने, ओ और डी को मिला दिया, तो ओ डी का लेंथ क्या होगा, तो आप ध्यान से देखो, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ओ सी डी में ओ डी का स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं ओ सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। ओ सी हमारा है रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स कितना, 2 + 1 3 आया, और ओ डी स्क्वायर इक्वल टू 3 है, तो ओ डी इक्वल टू क्या होगा, रूट अंडर 3। तो ये हमारा लेंथ कितना होगा, रूट 3। अब क्या करेंगे, यहाँ पे नेडल रखिए कंपास का, पेंसिल यहाँ रखिए, और इसको क्या कीजिए, आप ऐसे कंपास से डॉट लाइन से आप यहाँ तक ले आइए, और यहाँ जहां टच करेगा वही हमारा होगा रूट 3। समझ में आया, बहुत अच्छे से आ गया होगा आपको समझ में। एक तो तरीका ये था, एक और तरीका है जो मैं आपको अभी बताऊंगा। सिंपली आप क्या करो, एक लाइन ड्रॉ करो, यहाँ ओ, यहाँ ए कर दिया। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर जैसे रूट 2 के लिए करते थे वो पूरा प्रोसेस कीजिए। ओ ए यहाँ पर बी ले लिया, परपेंडिकुलर पहले बना के, प्रोटेक्टर का यूज कीजिएगा, अच्छा रहेगा, साफ दिखेगा। ये हो गया रूट 2, हमने ऐसे करके रूट 2 को रिप्रेजेंट कर लिया। अब इस लाइन को भूल जाएंगे, ये जो लाइन था इसको भूल जाएंगे, अब इसको याद रखेंगे, और इस लाइन पे यहाँ एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, इस पे परपेंडिकुलर खींचिए, और इस परपेंडिकुलर पे ओ ए के इक्वल में बी सी काट लीजिए। ये 1 यूनिट, ये भी 1 यूनिट था, ये भी 1 यूनिट था। अब ओ सी को मिला दीजिए, तो देखिए ये रूट 2 है, ये 1 यूनिट है, तो ये रूट 3 हो जाएगा सेम इस कंडीशन से। तो यहाँ निडिल, यहाँ कंपास, और यहाँ से ऐसे डॉट आप गिरा दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रूट 3, ठीक है। अब यहाँ से आप ऐसे लोकेट कर दिया रूट 3 आपने। सेम कंडीशन में आप आगे फिर फर्दर करके रूट 5 को भी, रूट 7 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ठीक है, आज हम लोग वीडियो यहीं पे इसको खत्म करते हैं। आप एक्सरसाइज इसका सॉल्व करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी भी तो कोई बात नहीं है, मैं सॉल्यूशन वीडियो इसका डालूंगा, आप समझ लेंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। If you like it, then please subscribe. Okay, thank you so much.